की जीत। मारवाड़ के गांधी की उपचुनाव में चली आंधी। राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, उस सरकार के कामों पर मोहर है। दो के दंगल में सीएम ने किया कांग्रेस का मंगल। सीएम रहे वल्लभनगर के वीर, धरियावद के धुरंधर। गहलोत की गुगली से बीजेपी हुई क्लीन बोल्ड। क्या कमजोर रणनीति से हारी बीजेपी? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। विचारधारा कभी हारती नहीं है, व्यक्ति हारता है। जादूगर का जादू चल गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। उपचुनाव के नतीजों की चर्चा उसी तरह की है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये दो सीटों की हार जीत का भी मामला है, दो पार्टियों की जनमानस पर पकड़ का भी, और रणनीतिक चतुराई के शह और मात के खेल का भी। इसमें कोई शक नहीं है कि सत्ता पक्ष ने इन चुनावों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लड़ा, पूरी ताकत झोंकी और हर पहलू पर बारीकी से काम किया। चुनाव संचालन अनौपचारिक तौर पर ही सही, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने ही किया, जो नॉमिनेशन से लेकर नतीजे आने तक लगातार हर मुंह पर बारीकी से नजर बनाए रहे। चर्चा मेवाड़ के भाजपा का गढ़ होते हुए भी पार्टी को चुनाव में 2 साल रहते करारी शिकस्त की भी कम नहीं है। दरअसल भाजपा की मैदान में उतरने से पहले की अंदरूनी लड़ाई ने उसकी हार की इबारत लिखती थी। अंदरूनी खींचतान का नतीजा ये हुआ कि ये जानते बूझते भी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जा सका और प्रमुख विपक्षी दल को तीसरे और चौथे नंबर पर सिमटना पड़ा। उपचुनाव के इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज प्राइम डिबेट में बहस होगी। इन सवालों के जरिए कि क्या उपचुनाव में एक तरफा जीत अशोक गहलोत के जादू पर मुहर है, मुद्दों पर हार हुई, या कमजोर रणनीति ने हराया भाजपा को। और 2 सीटों के इन परिणामों में 2023 की झलक ढूंढना कितना सही है। आर तिवारी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। आशीष चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अवधेश आकोदिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। तिवारी जी, 2 सीटों पर जीत हुई और एक तरफा जीत हुई, आपके लिए इन चुनाव का हासिल क्या है? सीटों की संख्या में 2 का इजाफा या इससे ज्यादा कुछ? देखो जेपी शर्मा साहब, कांग्रेस तो सत्ता में थी और कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर हमारे 2 सीटें नहीं भी आती तो हमारे बहुमत में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सवाल ये कि लोकतंत्र में जो सरकार काम कर रही है उसके नतीजे उनके पक्ष में आने चाहिए। सकारात्मक राजनीति अगर कर रहे हैं और मन से राजनीति कर रहे हैं, तो राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार 2018 के दिसंबर में जब बनी, उसके बाद में लगातार अब की बार तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत जी, तो उन्होंने सुशासन देने की बात की है। उन्होंने लोगों के, समाज के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने की प्राथमिकता रखी है और उसी के तहत उन्होंने लगातार अपने सरकार के मंत्रियों को, विधायकों को प्रेरित किया। पूरा देश और दुनिया जानती है कि 30 महीने की सरकार में 18 महीने तो अचानक जो दुनिया में एक महामारी आई कोरोना के कारण, आदमी एक दूसरे से मिलने से मना करता था, खिड़कियां बंद थी, आदमी सड़क पे नहीं निकल सकता था। उस हालात में भी अशोक गहलोत में एक बात है, जननायक अशोक गहलोत एक तरफा राजनीति नहीं करते, इसलिए उनको राजनीति का जादूगर इसलिए कहा जाता है कि जब महामारी आई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी, भामाशाह, तमाम धर्माचार्य, उन सब लोगों को वर्चुअल बैठक करके सबसे कहा इस समय आदमी का जीवन हमको बचाना है, आदमी को हमको भोजन पानी पहुंचाना है।
उसमें हमने कोई राजनीतिक बात नहीं करी, ना हमने कोई दल भी हित किया, और उसी का नतीजा था कि देश के प्रधानमंत्री हमारे ठीक है सर। नरेंद्र मोदी जी को भी कहना पड़ा कि कोरोना काल में देश में अगर सबसे अच्छा काम प्रबंधन का काम हुआ तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, जननायक अशोक गहलोत की सरकार है, और उस बात पे भी भारतीय जनता पार्टी वालों को चिड़े लगती है। हाँ जी। सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भीलवाड़ा मॉडल की और रामगंज मॉडल की सराहना की। ये देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, राजनीतिक विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बात को भी झुटलाना, ये इनका दम है। और इसलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है, क्या सबक है आपके लिए आशीष चतुर्वेदी जी एसआर के? देखिए, निश्चित रूप से जो परिणाम आए हैं वो हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन जेपी शर्मा जी, हमको 2-3 बातों को यहाँ समझना पड़ेगा। कल जो परिणाम आए हैं उसमें भारत के बहुत सारे प्रांतों के परिणाम भी आए हैं। आप देखिए, अगर पूरा हम ढंग से इसको एनालिसिस करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और वहाँ 50% वोट लेकर के आती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती है तो 50% वोट लेकर के आती है। तेलंगाना में हम जीतते हैं 50% वोट लेकर के आते हैं। आसाम में हम जीतते हैं तो 55% वोट लेके आते हैं। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीती तो 75% वोट लेकर के आती है। आप देखिए, 13 प्रांतों में मात्र राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस जीती तो दोनों सीटें, लेकिन ये 37.5% वोट लेकर के आई है। आप देखिए, आंकड़े नहीं, मेरी बात तिवारी मेरी बात तो सुनिए। आप देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले चुनावों में अगर देखें तो कांग्रेस का वोट था 39.82, हमारा था 39.28। कल जो चुनाव हुए उसमें दोनों मिला करके कांग्रेस को 37.5% वोट मिले हैं। आप देखिए, बहुत बड़ा वोटों का डिवीजन हुआ है। अब मैं सीट बाय सीट एनालिसिस करता हूं। देखिए, जहां तक वल्लभनगर की बात है, आप कह रहे थे कि मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। आप देखिए, 2013 के जब चुनाव हुए तो मेवाड़ की 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतती है, लेकिन उस वे में भी हम वल्लभनगर सीट नहीं जीत पाते हैं। 2008 में हम हारे, 2013 में हम हारे, 2018 में हारे। तो वल्लभनगर हमारे लिए शुरू से डिफिकल्ट सीट रही है। आप देखिए, अभी तक जो चुनाव हुए उसमें से आधी से ज्यादा बार तो वहां पे एक परिवार का कब्जा रहा है। बेसिकली ये जो सीट है वो ट्रेडिशनली जो है कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वल्लभनगर। अब धरियावाद की बात करें, देखिए, हम अभी तिवारी जी कह रहे थे कि जो उपचुनाव हो रहे हैं इससे सरकार के बनने और बिगड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप देखिए, जब हमको भी ये बात पता थी कि ना सरकार इससे बन रही है ना सरकार बिगड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि जब चाहे मंडी का चुनाव हो चाहे खंडवा का चुनाव हो, हमारे सांसदों के निधन से वो सीटें रिक्त हुई, लेकिन हमने उनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया। जहां तक धरियावाद की बात है, गौतम लाल मीणा जी के जो पुत्र कन्हैया को, उसका पूरा प्रदेश का नेतृत्व उनको टिकट देना चाहता था, लेकिन सेंटर से एक पॉलिसी बनी कि परिवार वालों को टिकट नहीं देना है। हमने नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहां हार गए, 2023 में हम फिर जीत जाएंगे। अगर कांग्रेस इस मुगालते में है कि ये 2023 के चुनाव की झलक है, तो हम चाहते हैं वो इस मुगालते में रहें। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस किसी भी स्थिति में 60 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट आता हूँ आपके पास वापस। आशीष चतुर्वेदी जी, आपने कहा कि इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। आपने इस तरह से तो दरअसल लोगों को नहीं समझाया, अपने आप को समझाया, अपने मन को समझाया कि हमारी वोटिंग, और हर पार्टी यही करती है, हारने के बाद वो वोट परसेंटेज का कैलकुलेशन लेकर बैठती है कि हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा है, हमारा वोट शेयर ज्यादा है। 2013 में भी हमारे पास वहाँ पे तो 17,000 वोट मिले थे। मैं आता हूँ उसके ऊपर 2013, 18, 8 में सबकी बात कर लूंगा, अभी सबकी बात कर लूंगा। उससे पहले सुनिए, उसके अलावा दूसरी बात आप ये करेंगे साहब, आपके टिकटार्थी जो थे वो 3 आदमियों के वोट अगर हम जोड़ दें तो जीतने वाले से कहीं बहुत ज्यादा होते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि प्रीति शक्तावत को विधानसभा के दरवाजे पे जाला जी और डांगी जी और तीसरे आदमी भिंडर साहब रोक देंगे, देखो हम तीनों के मिलाकर जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, हम अंदर जाएंगे तीनों मिलकर। ऐसा तो होगा नहीं ना, जीत तो प्रीति शक्तावत है ना, वही जाएगी अंदर तो विधानसभा में। लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी 2023 के चुनाव की झांकी उस पर आ जाते हैं। 2023 की झलक की बात करेंगे। एक मिनट सुनिए तिवारी जी, 37% 70 साल के इतिहास की बात करेंगे, सुनिए तो। अब एक मिनट, अरे एक मिनट सुनिए ना, अवधेश आपको दिया, अरे सुनिए, आप दोनों सुनिए, अरे बराए मेहरबानी सुनिए तो, मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट, अरे सुनिए ना तिवारी जी, अवधेश आपको दिया जी। 2008 की, 13 की, 18 की, 23 की बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि वल्लभनगर सीट हमारे लिए मुश्किल रही है। अब अगर मेवाड़ की एक सीट मुश्किल रही है तो वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है इसलिए मुश्किल रही है, या इनको एक जगह केवल समझौता करना है उसके बाद वो सीट इनकी हो जाएगी, ये सारी दुनिया नहीं जानती है क्या? अवधेश आपको दिया जी। बिल्कुल, देखिए जेपी जी, सब जानते हैं कि वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल क्या है। उस मुश्किल का भारतीय जनता पार्टी ने एक समाधान निकाला इस बार, लेकिन एक नई मुसीबत अपने लिए खड़ी कर दी। उन्होंने गुलाबचंद कटारिया की बात भी मान ली कि रणधीर सिंह भिंडर को या उनकी पत्नी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन
गुलाबचंद कटारिया जिस उम्मीदवार को टिकट दिलवाना चाहते थे उनको भी टिकट उन्होंने नहीं दिया। तो आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही निराशाजनक है। इसका इससे कंपेयर करना कि हम 13 में भी नहीं जीते, 18 में भी नहीं जीते, उससे पहले भी नहीं जीते, पिछली बार हम इतनी लहर थी, प्रचंड लहर थी, तब हमको 17,000 वोट मिले। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.25 साल से प्रचारित कर रही है कि सरकार का कामकाज बहुत लचर है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इसी थीम पर अपना चुनाव प्रचार किया, यही बातें जनता के सामने रखी। तो अल्टीमेटली जो मैसेज जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो 2 सीटों का परिणाम है इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना विपक्ष की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जो परसेप्शन बनता है उपचुनावों से, बिल्कुल उस परसेप्शन का पूरा खेल है। पिछली सरकार में जो उपचुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो उनका एक मोमेंटम बना, वो मोमेंटम विधानसभा चुनाव तक खिंच गया। और ये जो ट्रेडिशन है कि जो सत्ता में होता है वो उपचुनाव में जीत जाता है, वो भी कांग्रेस ने पिछले उपचुनाव में तोड़ा, और लगातार कांग्रेस उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर, अपने प्रबंधन पर पुनर्विचार करना होगा। जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी सोचना होगा कि जिस ढंग से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, क्या 2023 तक वही रणनीति चलेगी या उसमें कुछ बदलाव करने की गुंजाइश? और ये रणनीति की जो बात है, टिकट की एक बात है कि आपको वल्लभनगर में बड़ा दिल दिखाना था, तो आपकी वो सीट परंपरागत सीट आपकी हो सकती थी, ऐसा मानते हैं लोग। दूसरी तरफ कांग्रेस के बारे में भी हमको बात करनी चाहिए रणनीतिक मोर्चे के ऊपर। गजेंद्र सिंह शेखावत मानेसर कैंप के सदस्य थे, लेकिन अशोक गहलोत उनके नॉमिनेशन में गए। अशोक गहलोत ने पहले दिन से आखिरी नतीजे आने तक लगातार इसमें अपनी सक्रियता बनाई रखी। भाजपा के तमाम विरोध के बावजूद कन्हैयालाल मीणा के पास गए सांत्वना देने के लिए, उसको लेकर सियासत हुई वो अपनी जगह। लेकिन ये राजनीतिक चातुर्य या कहिए कि जो हिकमत अमली जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया गया। इसको भले ही कितने ही सवाल उठा लिए जाएं, लेकिन ये नहीं माना जाएगा क्या कि आपको इतने चातुर्य के साथ, इतनी गंभीरता के साथ और जीत पर नजर के साथ चलना होगा। आदेश आपको दिया जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो राजनीति है, अपने राजस्थान में एक कहावत है कि कबड्डी में कोई भी काकाजी नहीं होता है। जब आप मैदान में हैं तो आपको हर तरीका, हर हथकंडा अपनाना होता है, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है आपका वो जीत हासिल करना है चुनाव में। तो कांग्रेस ने कोई मौका, कोई मोर्चा ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर चुनाव में बढ़त लेने की संभावना हो सकती थी। चाहे जो वल्लभनगर सीट है वहां पर जो गजेंद्र सिंह शेखावत थे वो पायलट कैंप के थे, वो मानेसर भी गए थे, और उसके बावजूद भी उनके परिवार को ही टिकट दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कन्हैया मीणा है वहां पर ज्यादा सशक्त उम्मीदवार हो सकते थे, तो यहां पर परिवार को दरकिनार किया गया। उसके बावजूद अशोक गहलोत जिस ढंग से उनके घर पर गए सांत्वना देने चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले, उससे जितने भी समीकरण साध सकती थी कांग्रेस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने पूरे समीकरण साधे और चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी तमाम गलतियां की, चाहे वो उम्मीदवार का चयन हो, चुनाव का प्रबंधन हो, चुनाव प्रचार हो, ये जो पूरी स्थितियां रही, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मोर्चे पर शुरुआत से ही बेहतर चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई दी, और चुनाव परिणाम में उसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। आशीष जी, बात केवल हार जीत तक हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इन प्रयोगों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा कि हमने एक प्रयोग किया कि हम परिवार को टिकट नहीं देंगे, और आपके प्रवक्ता अब तक बहस में ये भी कहते रहे हैं कि साहब ये तो इस बार की बात है, अगली बार हो सकता है कि विचार बदल जाए। तो यहाँ तक अगर हार और जीत तक की बात होती तब तक तो शायद उतने बड़े सवाल खड़े नहीं होते। बात जब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर लुढ़क जाने की हो गई, बात जब जमानत जब्त हो जाने की हो गई, तब इन प्रयोगों की दुहाई देकर और वोट प्रतिशत की दुहाई देकर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या SR को, और ये दावा कर सकते हैं क्या कि साहब 2023 में बदल जाएगा सब कुछ? देखिए जेपी शर्मा जी, अभी ये जो 2 उपचुनाव हुए, इसके पहले प्रदेश में 5 उपचुनाव हुए हैं। अगर हम 5 उपचुनाव की बात करें तो चाहे सहाड़ा की बात कर लें, चाहे राजसमंद की बात कर लें, चाहे हम सुजानगढ़ की बात कर लें, चाहे खीवसर की बात कर लें जी, इन चारों जगह पे परिवार वाले लोग ही जीते हैं। आप देखिए खीवसर में उनका भाई जीत गया, राजसमंद में जो विधायक आशीष जी जीतते ही हैं। हमको ये बात पता थी, आप देखिए हमको ये बात पता थी, लेकिन फिर भी हमने मंडावा में टिकट नहीं दिया।
नहीं दिया ना, पार्टी ने एक पॉलिसी तय कर ली और ये कोई पॉलिसी पहली बार तय नहीं हुई है। आप देखिए 2014 के लोकसभा में हमारे 4 विधायक सांसद बन के जाते हैं, चारों जगह पे जो है हम नहीं देते हैं उनके परिवार वालों को टिकट। चाहे हम अजमेर की बात करें, नसीराबाद से हमने सामल लाल जी के बेटे को टिकट नहीं दिया, कोटा से ओम बिरला जी के परिवार वालों को टिकट नहीं दिया, सूरजगढ़ से हम बात करें तो संतोष अलावा जी के परिवार वालों को टिकट नहीं दिया, बेर से बात करें तो बहादुर सिंह कॉलेज जी के परिवार वालों को टिकट नहीं दिया। उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, हम 4 में से 3 सीट हार गए। तो क्या हुआ, प्रयोग कर लिया, हमारी सरकार थोड़ी चली गई उससे, हमारी बात प्रचंड बहुमत था, क्या फर्क पड़ा बताइए, क्या फर्क पड़ा बताइए ना आप। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी तो राज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रयोग करने के लिए, अच्छा आपने इसलिए प्रयोग कर लिया, कोई बात नहीं, चलो हार हो जाए या जीत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोचकर चले थे क्या आप इस चुनाव में? देखिए पार्ट देखिए, मतलब मैसेज की कोई चिंता नहीं थी आपको क्या? आप लोगों को तो इस जो साहसिक निर्णय है इसकी सराहना करनी चाहिए शर्मा जी, आपको सराहना करनी चाहिए कि पार्टी ने एक साहसिक निर्णय लिया है। और निर्णय नहीं, ये निर्णय हमने लिया ना, हिमाचल में लिया हमने। आप देखिए कोई जादू नहीं चला है। अरे 37.5% वोट में कौन सा जादू चल गया बताइए आप, कौन सा जादू चल गया 37.5% में बताइए आप? 37.5% में तो राजस्थान में सरकार 37.5% की बात मत करो, देश के प्रधानमंत्री भी वोटों के बिखराव 37.5% वोट से ज्यादा क्या राजस्थान में आज तक कोई सरकार सॉरी भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार बनने वाली नहीं है। हमेशा ही ऐसा होता है, एक आदमी चुनाव तो नहीं लड़ता है। राजस्थान में तमाम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका है, हार का बंटवारा हुआ है, अपने कुप्रबंधन को मत दो। वोटों का बंटवारा हुआ है, माननीय राजस्थान के प्रवक्ता मैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व में अगर तिवारी जी, तिवारी जी आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अभी आपके जो है एक मंत्री ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे नहीं जीतेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप भी प्रतिज्ञा कर लीजिए 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी तो आप राजनीति छोड़ देंगे। अरे कर लीजिए ना, अरे कर लीजिए ना, आप कर लीजिए प्रतिज्ञा। अरे सुनिए अब एक मिनट, हाँ ये कोई इससे कोई रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है। 2023 में बहुत अच्छे से जीतेंगे, हमने प्रयोग किया। अच्छा 2023 में खड़ा नहीं कर पाए आशीष भाई, राजस्थान की सरकार के खिलाफ कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, केवल बयानों के आधार पर 2023 की बात कर रहे हैं आप। 2000 सुनिए अब एक मिनट, तिवारी जी सुनिए, 2023 की आप बात कर रहे हैं। 2023 में चलिए एक मिनट के लिए सारी चीजें छोड़ देते हैं, मुद्दों की बात कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव व्यापक चुनाव होता है, 200 सीटों पर चुनाव होगा, मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। रणनीतिक चातुर्य तो अपनी जगह पे है ही है, तो तब तो बात मुद्दों की आएगी। और मुद्दे इस चुनाव में जो कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाए जा रहे थे वो आशीष जी महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दे थे। अवधेश आकोदिया जी, चूंकि राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव की छाया में ही होते हैं, 4 महीने 5 महीने का गैप होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हावी होते हैं वो प्रदेश के चुनाव में हम हमेशा देखते हैं कि वो हावी रहते हैं। तो आशीष जी, क्या ये मुद्दे मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे उस स्थिति में जब हार के बाद, उपचुनाव में आपकी हार के बाद आपकी पार्टी के ही जिम्मेदार और वरिष्ठ लोगों ने कहा है कि ये महंगाई जिम्मेदार रही है हार के लिए? शर्मा जी, जो कल परिणाम आए उसमें मध्य प्रदेश का ही परिणाम आया। मध्य प्रदेश में हम 3 में से 2 विधानसभा सीटें जीतते हैं, 1 लोकसभा सीट जीतते हैं। आप देखिए आसाम में हम 5 की 5 सीटें जीतते हैं। तेलंगाना में आप देखिए जहां पे हमारी प्रेजेंस बहुत कम है। अब सुनिए एक बड़ी खबर इसी वक्त आ रही है, एक बड़ी खबर इसी सुनिए, अरे सुनिए तो चुनाव का असर, अरे सुनिए एक मिनट से, अरे सुनो तिवारी जी सुनो, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घट गई। अरे सुनिए तो तिवारी जी, आशीष जी ये खबर देख रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घट गई है। इसका मतलब आप जो मन को समझा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं उससे आगे भी समझने की बात थी जो कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर घट रही है, अगर जो 150 की तरफ जाता हुआ आंकड़ा दिखाई दे रहा था वो वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, तो यह तय मानिए कि यह फैसला वोटों की पेटियों से बाहर आया है। तिवारी जी, हम तो चाहेंगे राज्य सरकार जो हाईएस्ट रेट लेती है पेट्रोल डीजल पर पूरे हिंदुस्तान में वो कम भी करे। बिजली की दरें सबको पता है राजस्थान में सर्वाधिक है। सरकार को भी समझाओ, वहाँ बालाघाट में 122 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तिवारी जी 38% तो यहाँ पर है और 28% डीजल पर है। अरे गंगोत्री से पानी बहता है गंगा में, हरिद्वार में। आप भारतीय जनता, आप देश के प्रधानमंत्री जी से बोल रहे हो 30 पैसे 35 पैसे। आज मेरी माँ बहनों की दीपावली हो गई, आज सुनिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सुनिए एक मिनट, इसका मतलब, अरे सुनिए तिवारी जी सुनिए, अवधेश आकोदिया, ये जो इसके दरमियान जो खबर आ गई थी, बड़ी खबर हमारी बहस के दौरान और उसी मोमेंट पे जब हम महंगाई की बात कर रहे थे, ये क्या इस बात का संकेत नहीं है कि डैमेज कंट्रोल की तरफ भी अब कम से कम गंभीरता से सोचा जाने लगा है?
अवधेश अकबंदिया। बिल्कुल जेपी जी, लग तो यही रहा है, और ये यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से जिस तरह से लगातार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उसको ये मुगालता हो गया है कि जो आम मतदाता होता है वो मतदान केंद्र के में जाते समय ईवीएम का बटन दबाते समय भावनात्मक मुद्दों को ज़्यादा तरजीह देता है, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो। इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चुनावों पर इतना असर नहीं डालते हैं। तो यदि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि ये मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित करते हैं और चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक डैमेज कंट्रोल की कवायद है। और यदि ऐसा होता है तो इससे जनता को राहत मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद ये समझ में आएगा कि केवल भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका भी चुनाव पर असर होता है। अगर इस दिशा में सोच लिया गया और इस दिशा में कामकाज शुरू हो गया तो मुश्किल होगी क्या तिवारी जी? अरे जेपी साहब, ये अहंकारी सरकार है। हाँ, कांग्रेस ने देशव्यापी ऐलान कर रखा है। सोनिया गांधी जी ने अपनी वर्किंग कमेटी में अभी कहा था कि 14 नवंबर से 29 नवंबर तक देशव्यापी प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, सब्जियां, ये जो महंगी हो रही है, और भारतीय प्रधानमंत्री गूंगे हैं, बहरे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, कोल्हू के बैल की जैसे देश के करोड़ों लोगों को वो दबा करके उसका निचोड़ रहे हैं। आज जब हिमाचल प्रदेश में जो जेपी नड्डा जी का गृह राज्य है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब वहां पर लोकसभा और विधानसभा में सुपड़ा साफ होता है, तब उनको याद आती है कि हम अब कोल्हू के बैल को थोड़ा रोके। जनता पिस रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक प्रदेशाध्यक्ष कभी महंगाई के बारे में बात करता नहीं करता। और इनके नेता तो अनर्गल बयान देते हैं, अगर आपको सड़क चाहिए, अगर आपको बिजली चाहिए, अगर आपको पानी चाहिए, तो भाई महंगाई तो सहन करनी पड़ेगी। अरे वैक्सीनेशन के नाम पर भी जेपी साहब बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं पेट्रोल पंपों पर। अब एक मिनट फ्री का वैक्सीन। ठीक, आप लोगों से तेल, पेट्रोल और रसोई गैस के नाम पर अब हो गया ना, 1.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हो, और आप फ्री वैक्सीन के नाम पर देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अवधेश जी, अगर ये माना जाए कि सरकार ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि कहां कहां वाकई आम आदमी के मन में सरकार का की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, उसमें अगर हम उसको लिस्ट करने की कोशिश करें, पहली बात, ये बहुत बड़ी बात है, पेट्रोल डीजल के दाम, जिसको लेकर के अभी तक सीधा सीधा कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं देते थे। वो हमेशा या तो उस महंगाई को जस्टिफाई करते थे या फिर ये बताने की कोशिश करते थे कि दरअसल ये महंगाई नहीं है, और है तो फिर ऑयल बॉन्ड्स की बात आ जाती थी पुरानी। अब अगर इस दिशा में सोचा गया है तो वो और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जहां आम आदमी को राहत की जरूरत है, जहां राहत दिए जाने की संभावना है? जेपी जी, देखिए, दो बड़ी समस्याएं हैं और वो समस्याएं बिल्कुल आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं। एक तो है महंगाई की, दूसरी है बेरोजगारी की। महंगाई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा करने से, विशेष रूप से डीजल महंगा होने से जो बहुत सारी वस्तुएं हैं उनके भी दाम बढ़ते हैं। जैसे ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो बाकी चीजें भी महंगी होती हैं, तो पूरा के पूरा जो घर का बजट है, किचन का बजट है, वो गड़बड़ा जाता है। और पिछले काफी अरसे से जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे वाकई में लोगों का बजट गड़बड़ाया हुआ है। और आदमी भावनात्मक मुद्दों की गिरफ्त में तब आता है जब वो मानसिक रूप से एकदम बैलेंस हो, संतुलित हो, उसको ऐसी चीजें कोई परेशान नहीं कर रही हो, तभी वो भावनात्मक मुद्दों की तरफ जाता है। तो यदि महंगाई इस तरह से उसको परेशान करती रहेगी, बेरोजगारी इस तरह से परेशान करती रहेगी, तो भावनात्मक मुद्दों की तरफ वो आदमी नहीं जाएगा। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में सोचा है, और सोचा है तो लोगों के लिए कम से कम ये अच्छा है। बहुत अच्छी बात है, सही है। आशीष जी, ये दुरुस्त आयत तो है, लेकिन अब इसको देर आयत कहा जाएगा, तो इसका उतना फायदा मिल पाएगा क्या जितना मिल सकता था अगर ये चुनाव से पहले, पर नतीजे आने से पहले ये फैसला इस तरह का कर लिया जाता? तो देखिए, मुझे लगता है इसको चुनाव से जोड़ना गलत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। सचिन, हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, ये पहली बात तो ये फैसला जो लिया गया है, इसके बाद में कीमतों में कितना डिफरेंस आ जाएगा? देखिए जेपी जी, अभी तक स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है जो कैलकुलेशन की गई है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अनुसार, तो बता रहे हैं कि डीजल पे कम से कम 10 रुपए और पेट्रोल पे 5 रुपए की कमी आएगी, और ये जो कमी है वो कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी।
पहले रात 12 बजे से दाम परिवर्तित होते थे, लेकिन जब से पेट्रोलियम कंपनियां रोज दाम तय करने लगी तब से सुबह 6 बजे से लागू किया गया है। और कल सुबह जो नई रेट आएगी सुबह 6 बजे से तकरीबन कुछ देर बाद आने वाली है, उसके बाद एग्जैक्टली क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी जो कैलकुलेशन की जा रही है उसके आधार पर 10 रुपए के आसपास पेट्रोल पे कम होंगे और माफ कीजिए डीजल पे कम होंगे, 5 रुपए के आसपास जो है वो पेट्रोल पर कमी हो जाएगी। अपने आप में एक बड़ी राहत है। दीपावली से पहले इस तरह की घोषणा और आने वाले समय में जो चुनाव भी है, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इसको देखकर भी कहा जा रहा है कि इससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। सरकार पर लगातार दबाव था, उपचुनाव की जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, महंगाई से जनता त्रस्त थी, हर तरफ यही बात हो रही थी कि अब केंद्र सरकार को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिवाली से पूर्व संध्या पर ये राहत दी गई है। जी, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के लोगों ने भी हड़ताल की चेतावनी दी थी, पिछले दिनों में प्रदर्शन किया था, उसके बाद मीटिंग हुई थी। उन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इसे लेकर? देखिए, उन लोगों से जो बातचीत हुई है उन्होंने इसको राहत ही माना। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी राहत है, लेकिन वो साथ में ये भी चाहते हैं कि अब प्रदेश सरकार के पाले में गेंद आ गई है, क्योंकि जो देश में अगर सबसे ज्यादा वेट की बात करते हैं तो देश में सबसे ज्यादा जो वेट है वो राजस्थान में है। यानी सबसे महंगा अगर पेट्रोल कहीं मिलता है या डीजल कहीं मिलता है तो वो राजस्थान में मिलता है। तो अब जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में आ गई, क्योंकि अभी तक बात करें जब मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत ट्वीट करते हो या इनके जितने मंत्री थे, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हर दिन या एक दिन छोड़कर लगातार प्रेस नोट जारी करते थे और उसमें महंगाई और पेट्रोल पे एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात करते थे। अब जब केंद्र सरकार ने एक्स्ट्रा ड्यूटी घटा दी है, राहत देने की कोशिश की है, तो अब कहीं ना कहीं गेंद जो है राज्य सरकार के पाले में है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा वेट पेट्रोल और डीजल पे लगाने वाला राजस्थान ही है। जी, निश्चित तौर पर। सचिन, थोड़ी देर रहिएगा आप मेरे साथ, हो सकता है मैं वापस आऊँ आपके पास। ये निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक अगला सवाल बनता ही बनता था अवधेश आकोदिया जी कि केंद्र ने अगर कम किया है तो बात चूंकि जब भी पेट्रोल डीजल की महंगाई की होती है तो एक दूसरे पर ये सवाल होते हैं। ये मुद्दा फुटबॉल जैसा मुद्दा है, इनके कोर्ट में, ये लात मारते हैं उनके कोर्ट में। ऐसी स्थिति में ये निश्चित तौर पर मानकर चलना चाहिए कि राज्य सरकार को भी इस पर कदम उठाना ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल जेपी जी, और ये तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव एक तरह से केंद्र ने बना दिया है राज्यों के ऊपर, क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा थी, उसमें कमी नहीं होती, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से तर्क दिया जाता था कि जिन राज्यों में वेट ज़्यादा है वो इतना भारी भरकम टैक्स ले रहे हैं, तो वो क्यों नहीं जनता को राहत देने के लिए टैक्स अपना कम कर देते हैं। विशेष रूप से राजस्थान का नाम लिया जाता था क्योंकि सबसे ज्यादा वेट यहीं पर लिया जाता है। तो निश्चित मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार भी जल्दी इस बारे में कोई घोषणा करेगी, क्योंकि राजनीतिक नुकसान कोई भी अपना नहीं झेलना चाहता है। ठीक है सर, शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।